ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम दिन पे दिन संस्कृति का पर्याय बनता जा रहा है। और संस्कृति का आगाज अगर हम अभिनय कला, संगीत, नृत्य और लेखन कला से न करें तो शायद इसका अंजाम होना बहुत मुश्किल है। और हमारे राइजिंग सिटी ने इसी दिशा को अपनाते हुए आज देश में नहीं विदेशों में भी अपनी कामयाबी के परचम फहराए हैं। अगर हम भारत में नृत्य की बात करें तो शायद कथक इन सब विधाओं को अपने अंदर समाहित करता है। चाहे वो नृत्य के साथ साथ संगीत हो, अभिनय हो या और कोई कला हो जिसमें गीत भी आते हैं, संगीत भी आता है और एक रिदम है, एक ताल है, एक सुर है। कथक की एक ऐसी ही स्टार आज हमारे साथ हैं, राइजिंग स्टार हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बहुत सारे काम किए हैं और कथक को एक नई दिशा दी है। और साथ साथ उन्होंने जहां कथक के अलग अलग आयामों को सफलतापूर्वक जिया है, वहीं उन्होंने कथक गुरु के भी रूप में अपने बहुत सारे शिष्यों को लगातार ये शिक्षा दी। और ये एक बहुत बड़ी हमारी संस्कृति की दिशा है कि जब हमारे स्टूडेंट जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति दिन पे दिन एक नया आकर्षण जिनके भीतर पैदा होता है, उसे प्रदान करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही आज एक कलाकार जिनके लिए ये मैं कहूँगा कि पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए रखे हैं। ऐसे ही कलाकार जब अपनी कला से, अपनी कला की आंधी से सारे के सारे जुनून को पलट देते हैं, ऐसी जुर्रत कर पाते हैं, तो वो निश्चित रूप से समाज में एक नया आयाम तय करते हैं। ऐसे ही कथक की एक स्टार आज हमारे साथ है, राइजिंग कथक स्टार राखी चौहान। राखी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद, आपने मुझे जो अवसर दिया और अपनी बात राइजिंग सिटी के माध्यम से लोगों तक कहने और अपने मन की भावनाओं को या जो आज के परिवेश में हम महसूस कर रहे हैं जी। कथक और ट्रेडिशनल बेसिकली क्लासिकल नृत्य को लेकर। लेकिन पहले हम आपको आपकी बचपन की यादों की तरफ ले जाना चाहेंगे कि वो बचपन जब आपको लगा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है या मुझे कला की तरफ रुझान है, मुझे कला की तरफ ही बढ़ना है, वो क्या उम्र रही होगी, क्या परिवेश था और कैसे आप इस ट्रैक के ऊपर आपने अपने कदम रखे? उसी को मैं कनेक्ट करना चाह रही थी कि आज हमारे पास बहुत साधन हैं, सुविधाएं हैं सीखने के लिए। जी। जब मैंने सीखना शुरू किया या आप परिवेश की बात करते हैं तो जहाँ से मैं हूँ वहाँ कोई कथक क्या फोक सिखाने वाला भी नहीं था जी। तो उस टाइम मेरे फादर को चूँकि फ्लूट और बांसुरी बजाना और साथ में हारमोनियम बजाना आता था जी।
वाह, तो आपको उनको- अपने पिताश्री से ये विरासत में हाँ, मिला। और जी। मेरी मम्मी जो फोक डांस होता है वो जी। बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। और फोक जो डांस ट्रेडिशनल यूपी का होता है वो बहुत तो अच्छा फिर करती तो आपकी रगों में बहता ही है, बस- मम्मी और पापा दोनों ही आपके। थी। लेकिन जी उसे एक सिस्टमेटिक ढंग से सिखाने वाला गुरु वो कोई नहीं था। जी। फिर कैसे ये मूड कैसा है? तब मेरे फादर स्टार्टिंग में जो बीसीआर कैसेट होती थी जी, वो जी। दिल्ली मुंबई क्या कभी उम्र गए। रही होगी राखी जी? तभी मैं हार्डली 6-7 Oh इयर्स my की। God, बस। तब मेरे फादर Very लेकर good. आते थे और उसे जी। मेरे और पूरा घर बैठ के देखा करता था। अच्छा, देखा, यानी उसमें से- घर वाले एक दर्शक के तौर पे भी आपको प्रमोट करते थे। नहीं, वो देखते थे और जी। फिर उसमें से कोई एक स्टेप भाई ने पकड़ा, कुछ फादर ने पकड़ा, कुछ मदर ने पकड़ा। जी। ऐसे मेरी शिक्षा हुई वाह, स्टार्टिंग क्या में। बात है, ये तो बहुत बड़ी शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है। फिर जी। मेरे पापा ने मेरे भाई को तबला बजाना सिखाया। अच्छा, तबला प्लेयर वहाँ थे। यानी भाई भी आपके इस हाँ, तो क्योंकि कथक में तबला बजाने वाला भी कोई नहीं, कथक हम्म, करने वाला कोई नहीं, तो तबला प्लेयर भी नहीं। हम्म। तो वो सारा बीसीआर कैसेट लेकर आते थे और जी। उसके थ्रू हम लोग एक हाँ, दिन उस जमाने में तो वीसीआर ही मायने रखता था। जी। क्योंकि घर में टीवी भी इतना नहीं होता था। जी, जी। टीवी भी काफी समय बाद आया। तो कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? उरई, उरई। जिला जालौन यूपी। अच्छा, अब वहाँ से पैदाइश आपकी यूपी हाँ, में? वही है। और वहाँ जोधपुर आना कब हुआ आपका? जोधपुर में 2009 में आई। ओ, फिर भी काफी साल हो गए अब तो जी, आपको जी। जोधपुर में। जी वहाँ फिर हम लोगों ने धीमे धीमे करना चालू जी। किया। जी फिर छोटे छोटे कंपटीशन में करना शुरू किया, जी। तो लोगों से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। जी जी। और वो अप्रिसिएशन हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि मैं और सीखूं। जी। फिर पापा ने पता किया, फिर मुझे लखनऊ पापा ने अपना ट्रांसफ़र कराया। जी। तो लखनऊ में फिर अच्छा, आपके लिए पापा ने लखनऊ ट्रांसफर हाँ, कराया? लखनऊ वाह। ट्रांसफर कराया इससे ज्यादा तो आपको क्या वरदस्त मिलेगा? आ, वहाँ फिर मैंने गुरु श्री रणजीत सेकिया जी से जी कथक केंद्र केसरबाग में मैंने जी। एडमिशन लिया और वहाँ जी। सीखा। जी। कपिला राज जी से भी मुझे थोड़ा वाह। बहुत जी। मिला, कुमकुम जी। दीदी से भी मिला। वाह। तो वहाँ मैंने करीबन 4 साल सीखा, 5 साल। जी। और वहीं मैंने म्यूजिक में विशारद भी भातखंडे से जी। किया। म्यूजिक में आप वोकल में या किसी वोकल और? में, वोकल में। वोकल में बाकी क्या कथक क्लासिकल? तो हाँ, वोकल इंडियन क्लासिकल जो भारतीय संगीत। पहले अब हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, आपको वापस कथक की दुनिया में ले जाएंगे, लेकिन चूंकि पहले म्यूजिक की बात करते हैं, क्योंकि म्यूजिक तो उसका अंग है। अगर वोकल है तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। 2 लाइन जी चलिए, सरस्वती वन। हाँ, से जब करें? जो आप या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु भृगदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। वाह, क्या बात है आपकी। तो आवाज़ भी ऐसा लगता है कि नृत्य, अभिनय, आवाज़ और इन सब का जो एक तालमेल है वही कथक है, और आपने उसको पूरा जिया है। राखी जी, कथक का जो आगाज है, चूँकि आप तो पारंगत है, लेकिन फिर भी हम इस जानकारी के माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताते हैं, जो और नया सीखना चाह रहे हैं उनको भी बताते हैं। तो कथक जो पहले पैरों से शुरू होता है, शायद पैरों से, क्योंकि आप गुरु हैं तो आप ज़्यादा बता सकती हैं, और वो हमने देखा है कि पहले पैरों को उसका सामंजस्य बैठाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अंग संचालन होता है, भौं तक आते हैं। तो क्या ओवरऑल इसका एक स्टेप बाय स्टेप क्या इसका रहता है कथक का? अगर ओवरऑल की बात करूं मैं शुरुआत से कि ऐसा जी। क्यों है, आप जी, ये पूछना जी, चाह रहे हैं, जी तो संगीत, जी। गायन, वादन और नृत्य जी। तीनों का समावेश है। जी, और बिल्कुल। तीनों ही चीजें ताल पर बद्ध होती हैं। जी जी ताल के फ्रेम पर ही हम
सब कुछ करते हैं, चाहे जी। हम गाएं, चाहे बजाएं, और जी। चाहे हम हाँ। नृत्य के टुकड़े करें, तोड़े करें, गीत या जो भी हमें करना है। बिना ताल इसलिए अधूरा है। सबसे पहले हमें ताल पक्ष समझाने के लिए सबसे जी। पहले फुटवर्क सिखाया जाता है। जी, इसीलिए फुटवर्क पहले इसीलिए सबसे पहले फुटवर्क सिखाया जाता है, ताकि उस ताल, उस फ्रेम कि भाई हमें 16 मात्रे में करना है तो हमारे जी। पास इतना फ्रेम है, 10 मात्रे में करना है तो इतना, हमारा छोटे टुकड़े का साइज इतना होगा, जी। 16 है तो हमारे टुकड़े का साइज इतना होगा, जी जी या जो भी हमारी बंदिश है जी उसका प्रारूप जी। ताल के मूड के हिसाब से सेट होता है। जी 16 मात्रे है तो चंचल होगी, जी। वहीं एक ताल ले लिया जी। तो थोड़ा सा दमदार भजन, जी। और वहीं 4 ताल ले लिया, धमार ले लिया, तो उसके हिसाब से हमारी जो पूरे की पूरी कोरियोग्राफी सेट होती है। जी पूरा मूड कि टुकड़ों का स्टाइल क्या होगा, आंगिक संचालन क्या होगा, सब कुछ हम लोगों का उसी पर आधारित होता है। तो ताल से शुरू करके जी। बच्चे को ताल समझ आ गई, फिर उस पर अंग को बिठाना, जी। टुकड़े के बोलों को बिठाना, उसमें प्रस्तुति के लिए तैयारी करना, वो सब फिर बाद की बातें आती हैं। जी बिना ताल के हमारा यूं मान के चलिए कि हम जैसे हमारी ज़िंदगी में सांसों की जी ज़रूरत है, उस बिना सांसों के हम नहीं जी सकते, जी, वैसे ही जी। संगीत बिना ताल के है ही नहीं। चलिए, बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं, सिया डरविन। सिया डरविन आपकी स्टूडेंट है। सिया, क्या कहना चाहेंगी मैडम के बारे में? I've been learning Kathak of Lucknow Gharana since 4 years from Rakhi Chauhan ma'am. One of the things that I admire the most in her is her way of teaching us. She teaches us really nicely. If she finds any mistake in us, she corrects them immediately so that they don't become our habits. My father got transferred from Jodhpur, Rajasthan to Himachal Pradesh, but I have still continued learning Kathak from her through online classes. Had it not been online classes, I would have lost Rakhi ma'am forever. I love her very much and I will never leave her. Thank you very much. थैंक यू सिया। राखी जी, जो कथक है या हमारा जो भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, वो एक विश्वास, अपने आप में एक विश्वास की पूरी दुनिया समाहित रखता है। यानी एक अधिकृत, जिसको ऑथेंटिक हम कह सकते हैं, जो कथक या कोई भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हम जब करते हैं तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि यही ऑथेंटिक है, और धीरे धीरे उसके जो जितने अंग संचालन है, उसके बाद कथक कलाकार में एक सौंदर्य, एक प्राकृतिक सौंदर्य डेवलप होता जाता है। तो आप क्या महसूस करते हैं? ऑथेंटिकेशन को अगर हम सबसे पहली चीज़ माने तो जी। घड़ी से ज़्यादा हम किसी चीज़ को नहीं मानते कि जी, अगर वो है जी, तो जी। हमारा सब कुछ पूरा जी। पूरी दुनिया उसी पे चल रही जी। है, तो उसको हम ताल मान के चलते हैं। जी जब ताल में बद्ध होके कलाकार अपने अलग अलग सारे, मतलब ताल में बद्ध होके वो पैर अलग चला रहा है, हाथ अलग चला रहा है, जी। आईब्रो अलग चला रहा है, जी। गीत के बोल अलग चल रहे हैं, और उनके सबके जी। चीज़ों के अलग अलग होते हुए भी वो परफेक्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। जी जी कहीं एक जगह सब कुछ अलग करते हुए एक सम दिखा रहा है, जी, क्या जी। घूम कर आया वो वापस सम जी। दिखाए, वापस सम दिखाए, जी। और वो चीज़ें सारी अलग अलग लय से चलते हुए कहीं एक जगह अगर बार बार बैठ रहे जी, हैं जी। तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस तो कुछ और नहीं। कि अगर हम टाइम को जिसने पकड़ रखा है, जी, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल। जिसने अपने टाइम को पूरा, जिसने समय को कंट्रोल कर रखा है, ताल जिसके उंगलियों पे नाच रही है, तो फिर उससे बड़ा तो कॉन्फिडेंस किसके पास होगा। अब रहा सौंदर्य की बात, तो सौंदर्य यूँ है कि सबसे पहली चीज़ यही है कि नृत्य, संगीत संगीत ही कह लीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा चलेगा, वो सौंदर्य तो उसमें है ही, जी हाँ, उसके बिना तो उसका मतलब ही नहीं है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर अगर बच्चा लिखता है जी। तो कैसे भी लिख दे, पास हो जाता है, लेकिन यहाँ सौंदर्य के साथ हर एक स्टेप को करना ही तभी उसका जी। परफेक्शन माना जाता है। बिल्कुल। 50% मान के चलते हैं कि जी। एक हमने कोई चीज़ परफॉर्म कर दी, एक सुंदरता के साथ परफॉर्म की। यानी समय, ये सारे संचालन के साथ साथ समय भी उसमें मायने रखता है। यानी समय आपको तो बहुत ही मायने रखता जैसे सेकंडों में बांट दिया, आपका जो अंग संचालन है फुटवर्क से है, सब लेके, कुछ तो सेकंडों में। क्या कथक में तो 2 में 3, 4 में 5,
5 में 7 के डिवीज़न भी हम लोग सीखते हैं। तो जो बड़े बड़े गुरु थे जिनसे आपने सीखा होगा, तो वो तो बड़े नाराज हो जाते होंगे शुरू शुरू में बच्चे से, और वो डांट, हालांकि वो तो गुरु मंत्र होता है जी। वो उस टाइम उनकी डांट का, वो जिसने नहीं सुनी ना उसने हाँ। सीखा भी नहीं। मैं तो ये कहूँगी जिसने जो डांट से डर गया उसने सीखा ही नहीं। और आपने क्या स्वीकार किया, बच्चों को कितना डांट देती है? डांटना ही पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि बिना डांटे काम चलता है। तो बच्चे सुन रहे होंगे, तो एक और बच्चा आ गया हमारे साथ आपके, सिया तो आ गई हैं, श्रुति भास्कर भी आ चुकी ये हैं, बहुत उनसे प्यारी हमने student कॉल, हाँ बिल्कुल। श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैम ने आपकी तारीफ की है कि आप बहुत प्यारी स्टूडेंट है। क्या कहना चाहेंगी आप मैम के लिए? I've been learning Kathak from Rakhi Chauhan ma'am for the past 5 years. It has been such a good experience. Her teaching skills are on point. Her explanations are really well. Her personality may be a bit throwing, but in the end it really helps, and she is really encouraging, and I would say she has changed my perspective over Kathak over the years. And I used to think that it was just a dance, a pastime, a hobby, but now it has become such an important part of my life. It is something it takes a lot of effort to get away from. I would find myself dancing randomly here and there, and it has just become such an important part of my life. I'm really thankful to her for that. बचपन से नृत्य मेरे लिए एक सपना था, एक जुनून था, एक पैशन था जिसे मैं करना चाहती थी, पर कभी समय नहीं मिला। 2 साल पहले अचानक मेरे उस सपने ने एक लंबी उड़ान भरी और मैं निकल पड़ी गुरु की तलाश में। और वो मेरी जो खोज थी वो जाके समाप्त हुई राखी चौहान मैम से, हमारी गुरु माँ राखी मैम। जिस धैर्य के साथ, जिस प्यार के साथ उन्होंने मुझ जैसे विद्यार्थी को अपनाया, और छोटी छोटी मुद्राएं, छोटी छोटी भाव भंगिमाएँ, उसके सुर, ताल, लय, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक दैवी अनुभूति थी। और प्रतिदिन जब भी मैं ये सीखती, मुझे ऐसा लगता कि एक कदम और ईश्वर के समीप में जा रही हूँ। बहुत ही प्यार से उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं और दूसरे विद्यार्थियों को भी सिखाया, समझाया, और ये अनवरत अभी तक चलता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो राखी मैम की जैसे गुरु मिलना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि हमारी गुरु माँ को, राखी मैम को बहुत तरक्की, बहुत उन्नति दे। ईश्वर उन्हें इसी तरह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बनाए रखे। थैंक यू श्रुति। राखी जी, आपने बहुत सारी दिशा में बहुत अलग अलग काम किए, कथक में भी बहुत प्रयोग किए हैं, और सबसे बड़ी एक हमने सुना है कि आपने देशभक्ति के लिए एक विशेष प्रेजेंटेशन तैयार किया, और वो हमने देखा भी था कहीं, तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आप इस चीज़ को थोड़ा सा कास्ट के थ्रू ले सकते हैं, जी, जैसे जी, कि मैं यहाँ, जी। मैं राजपूत हूँ जी हाँ। तो देश के प्रति मेरा एक खास लगाव। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूरी है। मैं अगर शायद थोड़ी सी लंबी होती तो शायद आर्मी उस टाइम पर कला, होती। आपकी कला की जो हाइट है तो उसमें अब ये हाइट छुप जाती है। वो मेरा जो मन के विचार हैं देश के प्रति, जी मैंने अपनी जितनी भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस करवाई हैं वो मैं जी। कहूँगी कि मैंने रिलेटेड टू कर- पेट्रियोटिज्म करवाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलेटेड जी जी और मैंने हर तरीके के प्रयोग किए हैं, हाँ। क्लासिकल के साथ भी। मुझे जो याद पड़ता है, ये अभी कोरोना हुआ था, जी। उस टाइम पर बच्चों की प्रस्तुति हमने तैयार करवाई, जी। बच्चे भी बहुत खुश थे, जी जी लेकिन फिर वापस कोरोना आ गया और उस प्रस्तुति को फिर हम कर नहीं सकते थे। जी जी हाँ। तब फिर हाँ, हम लोगों काफी ने इस समय की सीमाएं थी। जी। सीमाएं थी, तो हम लोगों ने फिर बच्चों को सारा जो भी प्रोटोकॉल था वो सारा किया। जी, और जी। उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग में जी। लेने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा, जी। क्योंकि हम और लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते जी, थे, जी। तो कैमरा चलाना भी सीखा। कैमरे जी। के बाद उससे कुछ रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद फिर उसको एडिटिंग भी किया। तो उस प्रस्तुति को देख के मुझे
खुद मुझे भी पता चला कि मैं अच्छा कैमरा भी चला सकती हूँ, एडिटर भी अच्छी हूँ। नहीं, वो तो कलाकार होता है तो उसके पूरी बॉडी में कला अपने आप कहीं ना कहीं बोलती है। वो प्रस्तुति मेरे लिए एक नया स्टेप था, नई लर्निंग थी, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। वो क्या था, थोड़ी सी झलक हमें बताएं उसके गीत संगीत के बारे में, थोड़ी और विस्तार से बताइए। टाइमिंग बहुत कम था, इसलिए जो म्यूजिक था वो हमें उससे कम अप करने के लिए कि भाई अभी जो कोरोना की स्थिति है हमें उसमें रुकना नहीं है और स्पीड से आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें लेते हुए मैंने अमिताभ बच्चन जी की एक पोएम ली, उसमें बच्चों को सिखाया। वो जो आपने पैट्रियोटिक सॉन्ग लिया था वो उसका थोड़ा सा हमें बताइए विस्तार से। अमिताभ बच्चन जी की पोएम है जी, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। वाह। तो बेसिक वहाँ एक था कि भारत जो है आज वो बहुत सारे उतार चढ़ाव से उतरा है, प्राचीन काल से। तो इतिहास ही उसका वैसा इतिहास कि मतलब कि कभी उसमें कुछ, कभी कुछ, लेकिन वो उसने हमेशा हर बार कम अप किया है। यानी ये सारे वेरिएशन आपने कथक में समाहित किए। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि भारत की एक खासियत है, किसी भी कंडीशन में चला जाए बाउंस बैक करेगा। और यही उस टाइम इस प्रस्तुति में मेरा एक थीम थी कि कोरोना में जो भी स्थिति आई है, कोई उभरे ना उभरे, भारत तो 110% बाउंस बैक करेगा। और वो हुआ भी है। भारत ने विश्व में सबसे ज्यादा जल्दी और कम लॉसेस के साथ, जबकि जिस तरीके से जनसंख्या है उन सब के सब चीजों के लगता था कि बहुत ज्यादा, लेकिन उसने कम अप किया। जी, इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है, न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु
हाथों की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है। स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब न विकल्प है। जो था ती अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है। ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है। बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है। रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है। गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है। जी प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। कथक में एक कायदा भी है, खुलापन भी है और एक संतुलन भी है। क्या कहना चाहेंगे? कथक भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जी, उन सब में सबसे फ्लेक्सिबल और नियर टू नेचर है। जी जी हाँ, बिल्कुल नियर टू नेचर है। मुझे अपनी बात कहनी है हम्म, तो जो पारंपरिक सिस्टम है, जो हवा कह रही है, जो पक्षी कह रहे जी। हैं, वो जैसे कहते हैं उसको उस तरीके से करने की पूरी आज़ादी है। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन बंधन ताल का है। क्या बात है। हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बंधन ताल का निभाते हुए, स्थान वो हस्तकों का स्वरूप मेंटेन करते हुए हम हर बात, क्योंकि कथक का जो शब्द मीनिंग है, कथा कहे सो कथक कहावत। जी, तो कथा मतलब कोई भी बात कहनी है तो उससे अच्छा साधन, कथक से अच्छा साधन हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल हमने देखा है कि कायदे के साथ साथ खुलापन, और खुलापन के बाद एक प्रयोग बहुत हो रहा है कथक में। पहले कथक हमारी पौराणिक कथाओं की तरफ था और वो बहुत अच्छा सीधे दिल पे आज भी असर करती हैं, लेकिन आजकल सूफी भी उसमें समाहित हो गया है और आधुनिक जितनी कई समस्याओं को भी उसमें समाहित कर दिया। प्रेजेंटेशन कथक है, तो वो सब जो हो रहा है खुलापन, उसमें हमारे जो गुरु हैं वो क्या सोचते हैं, जो कथक के बड़े बड़े गुरु हो रहे हैं? मैंने जितना देखा है कि सभी गुरु, इवन मेरे गुरु भी जी, बिल्कुल नए मुद्दों को लेकर आते थे। हम लोगों ने आयाम प्रस्तुत किया था उनके निर्देशन में, प्रेम रंग जिसमें मुमताज, ताजमहल, ढोला मारू और राधा मीरा, तीनों की प्रस्तुतियां, मतलब तीनों के प्रेम में क्या डिफरेंस था या तीनों कहाँ जाके एक जगह होती थी। अंदाज सूफी भी था और पारंपरिक भी था और पौराणिक भी था। राधा मीरा पौराणिक भी था, सूफी नया भी था, और जो ढोला मारू का जो सेटअप था वो कथक राजस्थानी जो सिस्टम है उसको भी, तो तीनों अंग लिए थे हम लोगों ने। विश्व युद्ध के ऊपर भी वो मेरे गुरु ने कराया था। मैं उस सन की बात कर रही हूँ, सन 2000 के टाइम की बात कर रही हूँ। कौन सा विश्व युद्ध? विश्व युद्ध मतलब हो सकता है, मतलब ऐसा जो चीजें समस्याएं चल रही हैं जिनके चलते विश्व युद्ध हो सकता है, परिस्थितियों को इन्वॉल्व करते हुए विश्व युद्ध के ऊपर भी उन्होंने अनंत करके एक उन्होंने देखा है हमने। अनंत भी आपका पूरा नहीं देख पाए, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभिमन्यु किया था। तो अभिमन्यु में हम लोगों ने छऊ, मयूरभंज जो छऊ था उसकी गुरुजी ने हमारे शिक्षा दिलवाई। तो वहाँ का लोक नृत्य है, उड़ीसी का वहाँ का 2 मेन है, एक तो छऊ मयूरभंज है और एक वहाँ का जो ट्राइबल है। हाँ, तो मयूरभंज हम लोगों ने करीबन 1 महीने सीखा, तो उसमें युद्ध वाला जितना पार्ट था वो हम लोगों ने छऊ में प्रस्तुत किया था। यानी आपने कथक के साथ साथ तो जो लोक नृत्य उनमें भी पारंगत आप रही हैं। छऊ में हम लोगों के साथ वो इतना बड़ा ड्रम लगाया गया था। वो सत्येंद्र जीत हैं, वहाँ के फेमस गुरु हैं, उन्होंने हम लोगों को कथक केंद्र में शिक्षा दी थी। तो अभिमन्यु में उनका एक गुरुजी का एक नया प्रयोग था। जितनी कथा है वो सारा कथक में थी और जितना भी युद्ध हुआ वो पूरा छऊ में था। तो उस दोनों का जो मिक्सिंग किया गया था, उनसे मैंने जो सीखा और उसी परंपरा को मैं आगे ला रही हूँ। तो मैं अपनी आप कोई भी टॉपिक मुझे स्कूल
जी। सर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं जी। कि इस टॉपिक पे करवाना है, इस पे करवाना है, और यानी वो आपके लिए चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज पे आपकी जो समर्पण है, साधना जो है, हाँ, वो बहुत था। चलिए, एक मुंबई से आपकी जो फ्रेंड है आभा नाथ, वो भी कथक की बड़ी अच्छी राइजिंग स्टार हैं जी, डॉक्टर पुरुदा धीच जिनसे मैं अभी सीख रही हूँ, जी। वहाँ पर उनसे हाँ, आभा जी हमारे साथ आ गए। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और राखी जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगी? राखी चौहान एक बहुत ही सफल, सुंदर मूल कथक नृत्यांगना है। आई फील शी इज अ प्लैनेट इन अ कम्युनिटी। इनका नृत्य हर्षोल्लता से भरपूर है। नृत्य के बारीकियों को पदार्थ अभिनय, भाव व्यंजक एवं ललित गेय विद्या का सहारा लेकर अपने आंगिक शैली में निखारते हुए विस्तारित कर उसे सुंदर कविता का रूप देती हैं, जो अत्यंत ही लुभावन है। नारदीय कथावाचक के सारे गुण इनमें विद्यमान हैं। मेरी समझ से इनका नृत्य संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला से प्रेरित है। नृत्य कला इनके लिए प्राणवान स्वरूप है, और ये कथक नृत्य में लय पर सवारी करती हैं। राखी का मानना है कि जीवन और संस्मरण की एकल भाषा है, और वो है नृत्य। I feel authenticity and humbleness in her key for her students. She has created a wonderful world of dance by coloring her elegant movements, which is truthfully self-expressive. She has a unique experience to properly enhance and refine neat postures and movements, which is the most intended vision of a good dancer. मैं इन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इनका नृत्य संपूर्ण संध्या स्वर्णांत बना रहे, और इन्हें सभी दर्शकों का प्यार मिलता रहे। राखी और डांस, अगर ये कहें कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों का संबंध साधक और साधना का है, चाहे फिर वो फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, कैसा भी डांस हो, उसमें वो रम जाते हैं। राखी उन आर्टिस्ट में से एक है जो ये धरोहर उन हजारों बच्चों तक पहुंचा रही है। हर दिन नई जोश, नए उमंग के साथ वो स्वयं को और बच्चों को निखार रही है, और इसका ये प्रयास मेरे ख्याल से सराहनीय है। आपकी वापस हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे। आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी बचपन में स्टेज पर, जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम में तो आरंगेत्रम होता है, वो एक पूर्ण शिक्षा के बाद होता है, लेकिन कथक में आपकी पहली परफॉर्मेंस? सबसे पहले मैंने प्रस्तुति दी थी आगरा में। जी। मैं कथक से ही आई थी प्रस्तुति के लिए। आयाम जी, ताज महोत्सव होता है जी जी। अच्छा, क्या था वो? आयाम बेसिकली था हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है, और कथक में दोनों स्वरूप। जी। कथक चूंकि मुगल इफेक्ट को अपने में समाहित रखता है। जी हाँ, जी। मुगल का काफी इफेक्ट कथक में है। हाँ, इसीलिए सूफी उसमें जल्दी इन्वॉल्व हो। और बेसिकली लखनऊ घराना और भी ज्यादा इफेक्टेड है। हाँ, काफी घराने हैं जो अलग अलग परंपराएं लेके चलते हैं। जैसे जयपुर है, यहाँ का राजपूती लेके चलता है। हाँ। लखनऊ घराना मुस्लिम का जो मुगल अंदाज है, उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस को लेके चलता है, और बड़ा अच्छा भी है बहुत। जी। तो उसमें उन्होंने मेरे गुरुजी ने कृष्ण और अल्लाह, अच्छा, उन दोनों के प्रति भक्ति, क्या बात है कि मतलब कथक के थ्रू कि मुगल टाइम आया तब कथक कैसा रहा, और जब कृष्ण भक्ति में कथक किया जाता था तो फ्यूजन जिसको कह सकते हैं आज की भाषा में। जी जी। तो मुगल अंदाज के मतलब भाई मुगल में आप कर रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं, और जहाँ कृष्ण की बात आई तो एक सीधा आया उस चीज को लेके कि उसका कोई तोड़ा आप हमें बता सकती हो? उसका कोई तोड़ा एक्चुअली गीत था। हाँ।
क्या बात। कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाहु गनी अल्लाहु गनी, तू सब में सब तुझ में पना, अल्लाहु गनी अल्लाहु। इस टाइप का सॉन्ग था। चरागों के आगे खुशामद करे क्यों भला तेरी शामें, है तेरी दोनों आंखें रोशनी से भरी, कहकशा तू मेरी, कहकशा तू मेरी। तो माशाअल्लाह आपने बचपन से लगातार बहुत साधना की है, मेहनत की है, और आप लगातार अभी भी कर रही हैं, रोज रियाज भी, और बच्चों को कराती हैं भी है। मेरे से तो रियाज करने के लिए ही बच्चों को सिखाती हूँ। लेकिन एक बहुत हमने सुना एक आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिला, हालांकि आपने तो इतना बड़ा काम किया, उसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी दुनिया की नज़र में थोड़ा बड़ा काम है। आपने एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है, वो क्या सफ़र कैसे रहा और कैसे वो आपको अवसर मिला उसका? यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ जी जी, क्योंकि मेरे लिए बॉलीवुड बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मैंने यही आपसे निवेदन किया कि वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आज के जो माहौल है उसमें ये ग्लैमर माहौल है। के लिए है। जी जी, मैं तो बस एक्चुअली वहाँ पर भी हमने जो भी सीरीज, वेब सीरीज में भी 1-2 काम किया जी जी, और इसमें भी, लेकिन वो हमने सिर्फ उसमें लिया जो हमारे कथक को डिस्टर्ब ना करे। हाँ हाँ, वो उसमें भी था कि वो जो बॉलीवुड का मूवी थी उसमें क्या दिखाना था। कौन सी मूवी थी? अकीरा जो सोनाक्षी सिन्हा की मूवी, उसमें जी, तो उसमें छोटा सा क्या पीरियड रहा होगा अभी, मतलब कुछ साल पहले, ये 4-5 साल करीब मान लीजिए ना। हाँ, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। तो उसका शूट जोधपुर में ही था। जी, अच्छा जी। तो उनके डायरेक्टर को कथक के कुछ बच्चे चाहिए थे जो कथक करते हों जी। तो मेरे लिए बच्चों का भी कथक ही करना था। तो हमारे पास जोधपुर में उस टाइम सबसे बड़ा और जो अभिव्यक्ति का एक बड़ा स्टेज तो है ही है, उससे हम डिनाय नहीं कर सकते इस बात से। वो तो है ही। और कथक के सीखने के बाद अगर बॉलीवुड में जाते हैं तो आपको एक्टिंग बहुत इजी पड़ती है। हाँ, और काफी कथक, भरतनाट्यम और इनकी बहुत कलाकार बहुत सफलतम रही हैं जी। लेकिन चूंकि मैं अपने परंपरा को मैं शुरू से कभी कुछ और बनना चाहा नहीं था जी, हमेशा जी, से टीचर ही बनना था जी। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है। तो कभी इस तरफ नोट तो उसका क्या थोड़ा सा बताएं, अकीरा में क्या आपका प्रेजेंटेशन रहा? उनका बेसिक था कि उस बच्ची के साथ घटना होती है तो उसको एक जो जनता है उसको एक संदेश देना था कि बच्चों को, अपनी गर्ल्स को केवल नृत्य, घरेलू कामों के अलावा थोड़ा सा उन्हें स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे कराटे जैसी कुछ चीज़ें सिखानी भी चाहिए बच्चों के लिए। सेल्फ जो डिफेंस है, ये चीज़ें भी सिखानी चाहिए। तो उन्होंने एक सॉन्ग के माध्यम से वो ट्रांजैक्शन दिखाया था कि उसके साथ वो घटना होती है, फिर वो बच्ची डरती है, फिर वो यहाँ कथक हो रहा है, बच्ची आती है और फिर वो कराटे और सेल्फ डिफेंस की साइड मूव कर जाती है। वो उनका सीन था एक बहुत बढ़िया। तो मूविंग था और उसमें ही हमारे बच्चों का प्रस्तुति थी। लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टर को जो भी लगा, वो मैडम आप भी खड़े हो जाइए। और एक तो और वेब सीरीज में भी काम किया। हाँ, वेब सीरीज का नाम लेकिन उन्होंने उस टाइम बताया नहीं। अच्छा, बताया नहीं। अभी वो शूट हुआ है। हाँ, अभी रिलीज नहीं हुई है। हाँ, शूट हुआ जी। चलिए, आपके एक हमारे मित्र भी हैं और बहुत बड़े ड्रामा डायरेक्टर हैं, खुद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान है। सुनील माथुर साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपके एक कोलीग हमारे साथ हैं, राखी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? राखी चौहान को मैं पिछले 15 साल से लगभग जानता हूँ। आप एक कुशल नृत्यांगना, अच्छी शिक्षिका और उत्कृष्ट मेंटर भी हैं। कथक नृत्य विधा में आपने अनेकों प्रयोग किए हैं। इस विधा में इनको मैंने उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए देखा है। कथक नृत्य की कोरियोग्राफी में खासकर इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, नए नवीन प्रयोग किए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावी हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत हितकर भी रहे हैं।
मैं इनके सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सर। राखी जी, जब हम कथक प्रस्तुत करते हैं या कोई भी नृत्य शैली प्रस्तुत करते हैं तो एक कलाकार है, हालांकि वो पूरा अभ्यास भी करता है, थीम भी होती है, सब होता है, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन के कैसे उसे करना, उसके अंदर एक पिक्चर होती है भीतर। कोई भी कलाकार हो, चाहे कोई भी कला हो, चाहे हमारी कला भी हो, एक्टिंग की कला भी हो या नृत्य की कला, तो वो पिक्चर क्या होती है एक नृत्य कलाकार के भीतर, कि वो अपनी प्रस्तुति को और कैसे मान सकता है, मान कैसे सकता है? जी। मांझना तो सिर्फ अभ्यास के थ्रू हो सकता है। जी जी। प्लस उसके साथ दिया, उस कला में दिया गया आपका समय, जी, उसको आप कितना समय देते हो। जी। जरूरी नहीं कि आप हर टाइम नाचें जी, तो ही आप उसको समय दे रहे हैं। जी। अगर आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं जी, तो आपको कुछ ना कुछ हम्म, मिलता ही है। मेरी जी। बहुत सी प्रस्तुतियां मैंने करवाई हैं जो भी, जी। उनकी बहुत सी जगह जैसे मैं फंस जाती हूँ, हाँ, हाँ। तो मैं दोपहर में स्कूल से आई, थक के सो गई, जी। उठी, तो एक मुझे फ्रेश नहीं होके, पता जी, कैसे क्या वहीं उठने से और सोने से जागने के बीच में जी, वो कब कंप्लीट हो जाता है मुझे भी पता नहीं होता। वाह, ये होता है सबके साथ। मेरे साथ बहुत होता है जी, कि मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे फिनिश करूंगी या जी। कैसे, क्या मतलब क्या पहनाना चाहिए या कौन सा प्रॉप लेके इसको फिनिश किया जा सकता है, क्या हेल्प लूं, लेकिन वो सो के उठने के बाद कैसे सॉर्ट आउट हो जाता है मुझे भी नहीं पता। वो परम पिता है। तो वही कहा कि आप समय दें। हाँ। समय पूजा है, किसी भी साधना खुद में पूजा है। वाह, आपने तो मेरा सवाल छीन लिया। मैं यही पूछने वाला था कि एक जो चाहे संगीत का हो, नृत्य का हो, कोई भी कलाकार जब डूब जाता है तो उसको एक अलौकिक से दर्शन होते हैं। पंडित जसराज जी से भी मैंने प्रश्न पूछा था, तो ऐसा लग रहा था कि उनके जब वो गाते हैं तो कन्हैया पास बैठता है, तो उन्होंने कहा भैया पूछ क्यों रहे हो, पता ही है आपको। तो ऐसी कोई अलौकिक अनुभूति? देखिए जी, हमारे तो नृत्य में कृष्ण, जी, शिव के साथ हम हमेशा होते हैं। जी, राधा बन के प्रस्तुति कर रहे हैं तो कृष्ण इमेजिनेशन में होते हैं जी, कि उन्होंने कब हाथ पकड़ा, कब खींचा, या तो एक दिव्यता महसूस कब होती उन्होंने है। जी। पिचकारी मारी तो हम जी। बचे, जी। या भगवान शिव हैं तो जी हाँ, उनके साथ, जी। मतलब अगर मैं पार्वती स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ जी। तो भगवान शिव साइड में इमेजिनेशन में होते हैं, वो साथ जी। में नृत्य कर रहे हैं, वाह, वो रहता है। जी, हम मतलब बिना इमेजिनेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। जी, तो हमारे तो हर नृत्य को जो भी पारंपरिक हम करते हैं जी, तो वो किसी ना किसी देव को कनेक्ट रखता है, वाह। चाहे हम देवी को करें चाहे देवता जी, को करें, जी। और उसके रूप को जब हम प्रस्तुत करते हैं जी, तो हमें उसको सबसे पहले फील करना होता है, जी। उसे अपने अंदर लेना होता है। जी, जी, उनका बास अपने अंदर जब तक नहीं लेंगे जी। तो वो स्वरूप, अभी मैं नॉर्मल बैठी हूँ, अगर जी। मैं अभी इसी टाइम पे पार्वती लूंगी हाँ। तो वो सॉरी दुर्गा लूंगी हाँ, तो वो आएगा, बिल्कुल। और पार्वती लूंगी तो वो आएगा। इनबिल्ट जब तक मैं इमेजिनेशन नहीं करूंगी, उसे उन्हें अपने अंदर नहीं ढालूंगी, यही तो पिक्चर है, तब यही तो तक पिक्चर आएगा ही नहीं। तो पूरी प्रस्तुति के समय जी, अगर राधा कृष्ण हैं तो गोपियां होंगी चारों तरफ, जी, ग्वाल होंगे चारों तरफ, जी, जमुना होगी वहां पर, जी। पेड़ पौधे सब जो नदी के आसपास होने चाहिए, फूल, जी। फूलों की बारिश, अच्छे बादल, जी, हरी घास, जी। वो सब होता है वहां पे, जी, सब कुछ होता है, बिना इमेजिनेशन के पॉसिबल ही नहीं। राखी जी, अब तक आपने वैसे बहुत काम किया है, लेकिन कभी कभी एक अंतरात्मा के भीतर होता है कि ये काम मुझे करना ही करना है और अब तक नहीं हुआ। कोई ऐसी इमेज या कोई अंतर्मन की आपकी कोई ऐसी बात कि अभी तक वो अवसर नहीं मिला, या मैं जब भी होगा करूँगी? जी, मुझे जोधपुर में अभी मेरा है प्लान, दिसंबर जी, में पहली जी, बार मैंने जी। जोधपुर में अब तक नहीं करवाया। जी, जी, डीपीएस में तो बहुत कुछ करवाया जी, और मुझे जी। बहुत मौके मिले और बहुत जी। कुछ सीखा मैंने। जी, जी, लेकिन नवंबर दिसंबर तक मेरा एक मेरे बच्चों की प्रस्तुति होगी जी, जो मेरे साधना का अंग है, जी, मतलब जी। मेरे रियाज का अंग है वो, वाह, क्योंकि उनके साथ मेरा रियाज भी होता है। जी। तो वो हम लोग प्रस्तुति करेंगे पहली बार। जी, मेरा एक ड्रीम रहा है जी, कि हम लोग नवरस
से लेकर पूरा कथक हाँ, के नवरस जितने पे आपने आयाम हैं, काम कथक भी के बहुत जितने किया। आयाम हैं, जी जी कथक के जितने आयाम हैं, मतलब प्रस्तुति के जितने स्वरूप हैं, जी नवरस हो, तराना हो, गजल, जी सारे ही आयाम एक स्टेज पर। वाह क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति होगी जी चलिए राखी जी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं और अभी उनकी आना चाहते हैं नृत्य की दुनिया में, भारतीय नृत्य की दुनिया में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सिर्फ एक ही संदेश कह लीजिए, जी मेरा एक सुझाव कह लीजिए, जी, या जी। एक टीचर की तरह जी एक मतलब समझाना कह लीजिए, जी जी अनुरोध भी कह सकते हैं, जी कि अगर आप नृत्य के उसमें जुड़ते हैं जी तो अभ्यास को उसका हिस्सा बनाएं। जी जो ऊपर दिख रहा है, जो जी। बॉडी पर दिख रहा है, जी। सिर्फ वो नृत्य नहीं है। जी उसके अंदर की हर भाव को समझना, उसके हर जी। ताल पक्ष को समझना, जो दिखाई नहीं देता है, ताल पक्ष दिखाई नहीं देता है, जी और उस चीज पर ज़्यादा काम करें। जी बच्चे सिर्फ अंग संचालन देख सीख लेते हैं, चक्कर सीख लिया, पैर सीख लिया, हो गया नृत्य, लेकिन वो नृत्य नहीं है। हाँ, नृत्य की कंप्लीशन यूं कभी नहीं कह होती। सकते हैं कि हाँ, जैसे पेड़ है ना, हमें पत्ते हाँ। दिखते हैं, फूल दिखते हैं, तने दिखते हैं, लेकिन जड़ें तो भी- नहीं दिखती। जड़ें नहीं दिखती। लेकिन बिना जड़ के क्या पेड़ कितने दिन सरवाइव कर सकता है? जी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जी। पानी डालते रहेंगे 1 हफ्ते चल जाएगा, जी। फिर तो खत्म होना ही होना जी है। जी तो अगर खुद से कुछ फूल लेना है या फल बनाने हैं, क्रिएशन करने हैं, यानी आपने तो इसमें सब समाहित कर दिया कि एक वृक्ष की तरह एक जो कलाकार है उसको वृक्ष की तरह दिखना है, उसको अपनी जड़ें सींचनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथियों, मैं अगर राखी जी के व्यक्तित्व और जो उनकी साधना है, जो एक सुर और ताल में, और जिस तरह से वो शिक्षा दे रही हैं, तो यही कहूँगा कि मेरे मौला या तो मुझे दे इज्जत की जिंदगानी, खुद गर्ज जिंदगानी नहीं चाहिए, हम तो तेरी रहमतों के तलबगार हैं, गैर की मेहरबानी नहीं चाहिए। और ये कलाकार का अगर हम ईगो नहीं कहें बल्कि उसका स्वाभिमान है, और यही कारण है कि कलाकार अपनी कला, अपनी जड़ों को वृक्ष की तरह, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, अपनी वृक्ष की जड़ों को नहीं छोड़ता है। तो हम अपने राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, हम अपने चैनल की तरफ से, और आपने हमारे स्टूडियो में आके और एक जो मैं कहूँगा कि एक प्रभा मंडल जो क्रिएट किया है यहाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू।
मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।